Hello everyone, welcome to my channel Study with Notes. I am your educator खुशी एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस को। इससे पहले की वीडियोस में हमने किया है इंश्योरेंस क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस को हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे नॉन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको हम जर्नल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हमने जितने भी लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़े थे, अगर उनको हम साइड में रखते हैं तो जितने भी बचे वो क्या हुए, नॉन लाइफ इंश्योरेंस हुए। तो वही कहा गया है कि ऑल इंश्योरेंसेज अदर देन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं उसको हम जर्नल इंश्योरेंस के अंदर रखते हैं और उसे हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं उसको हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि डेथ को छोड़ के, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में डेथ की कंपनसेशन दी जाती है, लेकिन अगर किसी पर्सन की डेथ को छोड़कर किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसको कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो उस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, जर्नल इंश्योरेंस बोलते हैं या नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है तो उसको कंपनसेट कौन करेगी, आपकी इंश्योरेंस कंपनी, जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाया है या पॉलिसी ली है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स हमने किए थे, वैसे ही नॉन लाइफ इंश्योरेंस के भी टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या कहता है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस का पार्ट यही है, जिसमें क्या कहा गया कि अगर एक पर्सन को हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो वो क्या करवा सकता है, अपना इंश्योरेंस करवा सकता है, और जितना भी खर्चा होगा वो कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो यहां पर क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंडेमनिटी प्लान, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी प्लान बोलते हैं। दैट मीन्स इसमें आपको कंपनसेट किया जाता है, आपको मुआवजा दिया जाता है अगर आपको किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है, तो वहां पर आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कुछ अमाउंट पे कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनी है, पे फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस अप टू द सम इंश्योर ड्यू टू एन इलनेस। अगर कोई भी बीमारी आती है, उसकी वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, मतलब आपको एडमिट कर लिया जाता है हॉस्पिटल में, तो उसके जो भी आपका एक्सपेंसेस वहां पर इंकर होगा तो वही एक्सपेंसेस कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपने इंश्योरेंस करवाया होना चाहिए, तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट देगी, अदरवाइज आपको अमाउंट नहीं मिलेगा। देखो, इसको हम मेडिक्लेम भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छी टर्म है, दैट इज मेडिक्लेम। मेडिक्लेम का मतलब क्या होता है कि मेडिकल रिलेटेड अगर आपको कोई भी इलनेस है या कोई भी बीमारी है, उसके रिलेटेड अगर आप क्लेम करना चाहते हो कोई भी अमाउंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेडिक्लेम। ठीक है, अब यही जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अंदर कुछ सब कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या कहता है, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इसको हम स्टैंड अलोन भी बोलते हैं, क्योंकि स्टैंड मतलब खड़े होना, अलोन मतलब अकेला। अगर कोई अकेला व्यक्ति खड़ा है, इंडिविजुअल क्या, सिंगल पर्सन, उसकी अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इंश्योरेंस करवाना है तो कहाँ करवाएंगे, हम इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर करवाएंगे। लेकिन अगर इसी इंडिविजुअल को अगर अपनी पूरी फैमिली का करवाना है तो वो कहाँ पर जाए, तो वो फैमिली फ्लोटर में जाएगा। ठीक है, फैमिली फ्लोटर पूरी फैमिली का इंश्योरेंस करवाना, इंडिविजुअल में वो बंदा खुद का इंश्योरेंस करवाता है, सिर्फ एक पर्सन का इंश्योरेंस यहाँ पर होता है। थर्ड कैटेगरी क्या कहती है, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीजन कौन होता है, एक वो पर्सन जिसकी एज 60 प्लस है, जिसकी उम्र 60 हो गई है, 60 से प्लस हो गई है, वो पर्सन अगर अपना इंश्योरेंस करवाता है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, दैट इज सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस विद मैटरनिटी इंश्योरेंस। क्या कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस तो हो रहा है, लेकिन किस पर्सन का, एक उस लेडी का जो कि प्रेग्नेंट है, उस लेडी का अगर हेल्थ इंश्योरेंस होता है तो इस कैटेगरी के अंदर कवर होगा। नेक्स्ट आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है कि जब ना ही सिंगल पर्सन का किया जा रहा है, ना ही किसी फैमिली का किया जा रहा है, लेकिन एक ऐसी इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, वो सभी एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही जगह पर वर्किंग करते हैं, तो उसमें जितने भी लोग वर्किंग कर रहे हैं उन सभी का अगर इंश्योरेंस करवा दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे यहाँ पे मैंने हिंट के थ्रू लिखा है एम्प्लॉइज जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो क्या करता है, अपने सारे एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवा लेता है कि अगर बाई चांस इनको कोई भी इलनेस हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, या कोई भी इंजरी हो जाती है ड्यू टू वर्किंग और नॉट ड्यू टू वर्किंग, तो यहाँ पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें उनको काफी बेनिफिट मिल जाता है, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं। ठीक है, तो एक नॉमिनल सा चार्ज जो है वो इंश्योरेंस के नाम पर फ्रॉम द सैलरी कट कर लिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इलनेस एंड सर्जरी कवर। क्रिटिकल इलनेस मतलब कुछ ज्यादा ही डेंजरस कोई प्रॉब्लम होती है या जिसके अंदर सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, तो उस टाइप की अगर इलनेस है तो उसको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेजर टाइप ऑफ इलनेस को यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट की बात करें कि यहाँ पर अब टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है, तो यस, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। कितना मिलेगा? अप टू 1 लाख, 1 लाख तक ही आपको यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। और किस सेक्शन के अंडर मिलेगा? अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स के एक्ट का जो 80D सेक्शन है उसमें आपको 1 लाख तक का जो टैक्स बेनिफिट है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस इज मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस मतलब कि जो भी व्हीकल्स होते हैं उनके ऊपर भी इंश्योरेंस करवाना होता है। और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उसके ऊपर इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी होता है। जब हम कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं उसी वक्त ही वहां पर इंश्योरेंस हो जाता है, तो इंश्योरेंस इंडिया के अंदर कंपलसरी है। इसमें क्या होता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ हेल्प मिल जाती है ऑन द इवेंट। अगर कोई इवेंट हो जाए, क्या इवेंट हो जाए? बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी डैमेज हो जाता है, या फिर कोई भी आपके व्हीकल को थेफ्ट चोरी करके ले जाता है, तो वहां पर आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ हेल्प प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब 3 टाइप के इंश्योरेंस यहाँ पर किए जाते हैं। फर्स्ट होता है कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस में सिर्फ कार नहीं आती, नाम पे मत जाना। कार इंश्योरेंस का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा व्हीकल जिसके 4 व्हीलर होते हैं, 4 पहिए हैं, तो उसको हम कार इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। सेकेंड आता है 2 व्हीलर इंश्योरेंस। कोई भी ऐसा व्हीकल जिसके 2 व्हीलर हैं, 2 पहिए हैं, तो उसको हम 2 व्हीलर इंश्योरेंस में कवर करेंगे। थर्ड इज कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस क्या कहता है कि कोई भी व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या कितने भी व्हीलर है, तो उसको क्या है, अगर कमर्शियल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, आपके बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है और उसको आप इंश्योरेंस करवाते हो, तो आपको इस कैटेगरी के अंदर आपको अपना इंश्योरेंस करवाना होगा। ठीक है, और मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो 1988 है, ये भी याद रखना काफी जरूरी है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उनमें जो ईयर्स है वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है दैट इज थर्ड पर्सन लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी भी इसको हम बोल देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके व्हीकल से किसी थर्ड पार्टी को किसी भी तरह का लॉस हो जाता है, आपने एक्सीडेंट कर दिया किसी थर्ड पार्टी पे, तो उस पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपका व्हीकल, लेकिन आपने जिस पर्सन को हिट किया है उस पर्सन को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, आपको यहाँ पर हेल्प नहीं मिलेगी। और इंडिया के अंदर ये मैंडेटरी है कि आपको थर्ड पर्सन लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जो है वो मैंडेटरी है। द इंश्योरेंस प्लान ओनली पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी अफेक्टेड। आपकी वर्किंग से कोई थर्ड पर्सन इफेक्ट हो गया है, आपके व्हीकल से कोई थर्ड पर्सन इफेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी उसको फाइनेंशियल हेल्प करेगी। नॉट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रिपेयर द पॉलिसी होल्डर्स व्हीकल आफ्टर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद जिस पर्सन ने पॉलिसी करवाई है उसको यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी। किसको मिलेगी? जो थर्ड पार्टी है। ठीक है, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का एक और नाम है, दैट इज लाइबिलिटी इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है कि इंप्लॉइज भी इंजर हो जाते हैं या डेथ हो जाती है उनकी ड्यूरिंग द वर्किंग। जैसे कोई भी इंडस्ट्री है तो वहां पर मशीनरी बहुत ज्यादा होती है, उस मशीनरी में किसी पर्सन को कोई भी इंजरी होगी, कोई भी उनको हिट हो गया, उनको कोई भी चीज, एंड उनकी डेथ भी हो जाती है बाई चांस, तो वहां पर क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अगर हमने करवा रखा है तो जो थर्ड पार्टी जिसको कोई इंजरी हुई है, जिसको कोई नुकसान पहुंचा है, उसको फाइनेंशियल हेल्प कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्या करता है, जो थर्ड पार्टी है जिसको नुकसान हुआ है हमारी वजह से, हमने इंश्योरेंस करवाया लेकिन हमने जिसको हिट कर दिया उस पर्सन को हमारा क्या है, बेनिफिट मिलेगा, हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। सेकंड होता है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कवर। कॉम्प्रिहेंसिव कवर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, नहीं तो ना करवाओ, लेकिन जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हमने किया वो करवाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या कहता है, कॉम्प्रिहेंसिव कवर, नाम से ही क्लियर है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। संपूर्ण मतलब हर एक चीज को कंबाइन किया गया है, हर एक चीज इसमें इंक्लूड है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो सबसे फर्स्ट इसमें तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट किया वो इंक्लूड है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी को आप नुकसान पहुंचा देते हो, किसी को अपनी व्हीकल से आपने हिट कर दिया, तो उसको जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हेल्प करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ अगर आपके व्हीकल को भी कोई डैमेज हो गया है, कोई भी
रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उस व्हीकल को रिपेयर करवा के देती है या फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देगी कि आप अपने आप ही क्या है रिपेयर करवा दो, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें होगी, एक तो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होगी प्लस इसमें एक्सपेंसिव जो भी रिपेयर के होते हैं, जब भी आपके डैमेजेस हुए हैं तो वो मिल जाते हैं किसको, पॉलिसी होल्डर को, खुद के व्हीकल के लिए। ठीक है, ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी है कॉम्प्रिहेंसिव कवर, ये क्या है, बेटर प्रोटेक्शन देती है, सिक्योरिटी देती है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, जो इससे पहले वाला हमने पॉइंट किया था उससे अच्छी अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवर करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आपको भी हेल्प मिल रही है और सामने वाले पर्सन को भी यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मोटर पैकेज इंश्योरेंस, मतलब जो मोटर व्हीकल की पूरा पैकेज का इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपका एक्सीडेंट होना जरूरी हो, यहाँ पर कुछ और सर्कमस्टेंसेस भी अराइज हो सकते हैं, लाइक फायर लग जाना, मैनमेड कोई भी चीज हो जाना, कोई क्लाइमेटी, नेचुरल क्लाइमेटी हो जाना, स्टोलन कोई चोरी हो जाती है, रॉबरी हो जाती है, तो उस केस में भी कॉम्प्रिहेंसिव कवर क्या है, बेनिफिशियल है, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर भी मिलेगी। तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है उससे तो काफी अच्छा है ना। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज ऑन डैमेज कवर। ऑन डैमेज कवर क्या कहता है कि ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, मतलब कि आपने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराना है, उसका एक बहुत ही अच्छा स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी एक क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर आपने अपनी व्हीकल को, टू व्हीलर व्हीकल को अगर आपने खरीदा है या कार को खरीदा है, कब, आफ्टर सितंबर 2018, सितंबर 2018 के बाद खरीदा है, तो उसी व्हीकल्स पे आपको क्या है, इंश्योरेंस करवाना है, कौन सा, ऑन डैमेज कवर। इसके अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि जो भी व्हीकल होगा, चाहे वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, कार है या कोई भी व्हीकल है, तो वो न्यू ब्रांड होना चाहिए। न्यू ब्रांड का मतलब यहाँ पे क्या है कि 2018 के बाद ही वो चीज आपने परचेज की है, वो सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए कि कभी 2017, 2016 या उससे पहले की कभी कोई चीज थी, उसको आपने दोबारा 2018 के बाद खरीद लिया है, तो वो तो सेकेंड हैंड हो गई, तो सेकेंड हैंड को इसमें कवर नहीं किया जाता है। ऑन डैमेज कवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यू व्हीकल को ही कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है मेराइन इंश्योरेंस। मेराइन इंश्योरेंस सबसे जो पुराना इंश्योरेंस माना जाता है, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि कोई भी चीजें होती थी उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक लेके जाने के लिए किस चीजों का यूज किया जाता था, शिप का यूज किया जाता था, और पुराने टाइम से ही इंश्योरेंस चला आ रहा है। शिप इंश्योरेंस इसको हम बोल सकते हैं, मेराइन इंश्योरेंस बोल सकते हैं, ये बहुत ही ओल्डेस्ट फॉर्म है, बहुत ही पुराना जो इंश्योरेंस चला आ रहा है वो मेराइन इंश्योरेंस ही है। इसके अंदर बहुत सारी कवरेज हमें मिल जाती है। सबसे पहले कि शिप का अगर डैमेज हो जाए तो हमें शिप के अगेंस्ट भी हमें कवरेज मिल जाती है। सेकेंड, फ्राइट, अगर हमें कोई भी सामान हम इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो उस पर कुछ भाड़ा लगता है, भाड़ा मतलब उस पर कुछ किराया लगता है जिसे हम फ्राइट बोलते हैं, तो उसका अगर लॉस हो जाता है तो उसकी कवरेज भी हमें इंश्योरेंस कंपनी देती है। थर्ड आता है कार्गो। कार्गो क्या होता है कि कोई भी गुड्स उसके अंदर पड़ी हैं वो मिसप्लेस हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उसके अगेंस्ट भी हमें क्या है, इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देती है। नेक्स्ट आ जाता है कवर लाइफ ऑफ क्रू मेंबर्स एंड अदर ऑन द शिप। शिप के अंदर क्रू मेंबर्स भी हो सकते हैं एंड अदर्स भी हो सकते हैं। अदर्स मतलब कोई भी, लेकिन क्रू मेंबर्स कौन से होते हैं, जो उस शिप में वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं उस शिप के, उस शिप के एम्प्लॉयज हैं, उनको भी, उनकी लाइफ की भी कवरेज कौन करता है, मेराइन इंश्योरेंस करता है। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपके जो क्रू मेंबर्स हैं, मतलब कि जो वर्किंग कर रहे हैं उस शिप के अंदर, वो भी, और अदर्स चाहे वो पैसेंजर्स हों या कोई भी हो, तो उनको भी हेल्प मिल जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है, अब जो अटैक होता है, देखो अब मेराइन इंश्योरेंस है, जरूरी नहीं है कि मेराइन समुद्र में है तो समुद्र से रिलेटेड ही कोई, फॉर एग्जांपल कोई भी हम ये बोल सकते हैं कि सुनामी आ गई या साइक्लोन वगैरह बहुत ज्यादा आते हैं समुद्र में, तो अगर वही आएंगे तब हमें कोई कंपनसेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी जो शिप है उसके ऊपर किसी डाकुओं ने भी हमला कर दिया, कोई एनिमीज आके उन्होंने अटैक कर दिया, किसी ने चोरी कर ली आपके शिप से, कोई थेफ्ट हो गया, कोई फायर, आग भी लग गई, तो उसके अगेंस्ट भी आपको क्या है, कंपनसेशन मिलता है। तो ऑल द पेरिल्स, पेरिल्स मतलब कोई भी डेंजर आपको आ जाता है, चाहे वो आग लग जाए, चोरी हो जाए, किसी एनिमी ने आप पे अटैक कर लिया, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या मैनमेड डिजास्टर हो, किसी भी तरह का कोई भी डिजास्टर आता है तो उसके अगेंस्ट क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। बट द कंडीशन इज दिस, आपने इंश्योरेंस लिया होना चाहिए। अगर आपने इंश्योरेंस ही नहीं लिया तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या करे, कुछ कंपनसेशन दे। तो इंश्योरेंस लेना मस्ट है। विदाउट
taking insurance, you cannot claim the compensation amount from the insurance company. नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फायर इंश्योरेंस की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं उतनी ही ज्यादा खतरा बना रहता है कि कहीं आग ना लग जाए। तो देखो, आग अगर लगनी है किसी इंडस्ट्री में तो वो तो लग के रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी आप कोई गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आग लगने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। आप रोक सकते हैं आग लगने को अगर आप अच्छे से हर एक चीज को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आग लगनी है तो यहाँ पर फायर इंश्योरेंस करवा के क्या कर सकते हैं, हम उस अनसर्टेनिटी को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि अगर बाई चांस आग लग गई तो आपको क्या है, कंपनसेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है तो एक हमारे को डर रहता है कि आग भी ज्यादा ही लगेगी, तो वहां पर जो आग लगने के लिए हम एक प्रोटेक्टिव मेजर को अपना सकते हैं, दैट इज फायर इंश्योरेंस। तो उसी तरीके से फायर इंश्योरेंस की डिमांड भी बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या कहता है कि ईच एंड एवरी लॉस ड्यू टू फायर कम्स अंडर द फायर इंश्योरेंस, की फायर इंश्योरेंस के अंदर वो सारे खर्चे आ जाते हैं जो कि आपको फायर लगने से हो गए हैं। कोई भी लॉस ऐसा हो गया है जो फायर लगने से हुआ है तो वो फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये कवर आपको तब तक मिलता है जब तक आप दोबारा से अपनी इंडस्ट्री को इंस्टॉल नहीं कर लेते, तब तक आपको फायर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम में। रिसेंट वर्ल्ड में जो फायर इंश्योरेंस है उसकी डिमांड और जो अगर हम परसेंटेज देखें एज पर टाइम जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है, और फायर इंश्योरेंस भी जो लोग हैं वो ज्यादा करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आपको क्या है, एक इंश्योरेंस ले लेना चाहिए जो कि सेफ रखता है आपकी ट्रैवलिंग को, आपकी पूरी जर्नी को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या आता है, सच पॉलिसीज इंश्योर द फाइनेंशियल सेफ्टी ऑफ द ट्रैवलर ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप के दौरान जितनी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सेफ्टी होती है, वो एक ट्रैवलर को दी जाती है अगर आप ये पॉलिसी ले लेते हो। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। द फर्स्ट इज जो इंश्योरेंस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, आप 2 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिनों के लिए, इतने टाइम के लिए जाओगे तो जो इंश्योरेंस होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आपको नहीं मिलता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप 2-3 महीने घुमाओगे, कहीं बाहर जाते हो, फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, तो वो शॉर्ट टर्म का इंश्योरेंस रहता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म का इंश्योरेंस नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट। अगर टाइम लिमिट की अगर हम बात करें ट्रैवल इंश्योरेंस की, तो यहाँ पर जहां से आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है वहां से आपका इंश्योरेंस पैकेज स्टार्ट हो जाता है, और कब तक रहता है, जब तक आपकी जर्नी खत्म नहीं हो जाती। मतलब जहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और जब आपकी जर्नी खत्म होगी उसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड होगा उसमें आप जो है इंश्योरेंस का जो एडवांटेजेस हैं वो ले सकते हैं। थर्ड आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस में जो अमाउंट रहती है वो कितनी रहती है, जस्ट मैं आपको बता देती हूँ, 1 और 2 रुपीज के अंदर अंदर क्या है, आप अपना इंश्योरेंस करवा सकते हो। देखो, जब भी आप ट्रेन से जाते हो या बाय एयर जाते हो, तो जब भी आप अपनी टिकट्स को बुक करते हो ऑनलाइन, तो वहां पर एक ऑप्शन रहता है इंश्योरेंस का। तो अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो आपकी जो भी चार्जेस होते हैं उसमें सिर्फ 1-2 रुपए ज्यादा कटते हैं इंश्योरेंस के नाम पे, ज्यादा चार्जेस इसके नहीं होते, बिल्कुल माइनर से चार्जेस हैं। तो इंश्योरेंस करवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इतना महंगा भी नहीं पड़ रहा आपको, 1-2 रुपए में तो क्या ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमारे इंश्योरेंस जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो सेफ्टी रह जाती है हमारे लिए। अब जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 3 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट इज डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस। डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस क्या कहता है कि आप अपनी कंट्री के अंदर ही घूमे जा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जो इंश्योरेंस लेना होता है दैट इज डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस। जैसे अब मैं इंडियन हूं तो मैं पूरे इंडिया में कहीं भी घूमूं तो मुझे क्या लेना चाहिए, डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। और अगर मैं फॉरेन में कहीं जा रही हूँ तो मुझे क्या लेना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। और जो थर्ड आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, दैट इज होम हॉलीडे इंश्योरेंस। होम हॉलीडे इंश्योरेंस क्या कहता है कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ही आप घूमने के लिए एक ट्रिप पे जा रहे हो, तो पीछे से घर खाली रह गया तो उस घर खाली को आप खाली मत छोड़ो, उस घर का इंश्योरेंस करवा के जाओ कि हम बाहर जा रहे हैं, इस घर का इंश्योरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो होम हॉलीडे इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस व्हेन होल फैमिली गोज ऑन द ट्रिप। जब सारी की सारी फैमिली क्या है ट्रिप पर जा रही है तो आप पीछे से क्या है होम हॉलीडे इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब जो ट्रैवल इंश्योरेंस की हम बात करें तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सबसे फर्स्ट, अगर आपकी कोई फ्लाइट डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है तो उस पर जितना भी लॉस होगा वो कौन देगा, आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी।
कैसे? आपने जाना था एक मीटिंग करने के लिए किसी जगह पर, आपने कोई भी फ्लाइट बुक की और अब वो फ्लाइट या तो डिले होगी या कैंसिल होगी, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया आपकी उस मीटिंग का, कि अगर आप उस मीटिंग में पहुंच जाते तो आपको आपकी डील क्रैक हो जाती, आप वो डील कर लेते और आपको काफी अच्छा मुनाफा होना था, प्रॉफिट होना था, लेकिन नहीं हो पाया। तो वो जो प्रॉफिट नहीं हो पाया या कोई भी आपको लॉस हो जाता है ड्यू टू डिले ऑफ योर फ्लाइट और कैंसिलेशन ऑफ योर फ्लाइट, तो यहां पर आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन पे करती है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है? कवर बैगेज लॉस। बैगेज लॉस क्या होता है कि आप कहीं जा रहे थे ट्रिप पे और एक पर्सन आया, आपका जो बैग था उसको छीन के ले गया, चोरी हो गया, आपका बैग गुम हो गया या आप कहीं रख के ही भूल गए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो भी आपका बैगेज लॉस, जो भी आपके उस बैग में जितनी भी चीजें थी या जो भी आपके फाइनेंशियल लॉस हो गया है उस बैग के चोरी होने से या किसी भी कंडीशन से, तो वो कवरेज भी आपको यहाँ पर मिलती है, राइट। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? रिक्लेम लॉस ट्रैवल डॉक्यूमेंट सच एज वीजा, पासपोर्ट एक्सेट्रा। अब देखो, आपका बैगेज लॉस हो गया, सेकंड पॉइंट से ही रिलेट कर लें। बैग के अंदर क्या थे? कुछ वीजा, आपके वीजा के जो भी कागजात होते हैं, पासपोर्ट थी वो होता है, तो वीजा या पासपोर्ट जो भी आपके बैग में था वो भी उसके साथ साथ चोरी हो गया, ठीक है। तो उस केस में भी आप रिक्लेम कर सकते हो कि मेरे भाई डॉक्यूमेंट चोरी हो गए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट गुम हो गए हैं, तो उसको भी दोबारा बना के देगी कौन? इंश्योरेंस कंपनी। आगे अपने आप ही एप्लीकेशन फाइल करती है कि हाँ ये मेरा क्लाइंट है तो इसके क्या है, चोरी हो गए हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी की वहां पर हेडेक हो जाती है हर एक वर्किंग की, राइट। फोर्थ क्या कहता है? कवर कैंसिलेशन ऑफ ट्रिप व्हेन अ सडन डेथ इन अ फैमिली और अ मेडिकल इमरजेंसी। देखो, अब आपने कहीं जाना था, आपने अपनी फ्लाइट बुक कर ली, लेकिन बाय चांस आपने अभी जाना ही था लेकिन आपकी फैमिली में या तो किसी की डेथ हो गई या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी जिसकी वजह से आप जा नहीं पाए। अब वहां पर आपने अपनी ट्रिप तो बुक कर रखी है, आपने अपनी टिकट बुक कर रखी है, तो इस केस में जो आपके चार्जेस होते हैं वो तो कट जाते हैं, आपके होटल के या आपके फ्लाइट के जो भी चार्जेस होंगे वो तो कट ही जाएगी। तो उसके कैंसिलेशन करवाने पर आपको कुछ अमाउंट तो रिफंड हो जाती है, लेकिन कुछ अमाउंट आपको रिफंड नहीं होती। ये कंडीशन पे भी फिक्स होता है कि आपको कितनी अमाउंट रिफंड होगी या आपको होगी भी या नहीं होगी। तो जितना भी अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी पड़ती है कि आप नहीं गए हो फ्लाइट पे, आपने नहीं जाना था लेकिन आप नहीं जा पाए, तो उसकी जो भी पेनल्टी होगी या कैंसिलेशन के कोई भी चार्जेस होंगे तो उसमें हेल्प कौन करता है? आपकी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो इंश्योरेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। आपके इतने बेनिफिट्स हैं, 3 टाइप के इंश्योरेंस है। इसकी मैंने आपको कुछ बेसिक कंडीशंस भी बता दी, लाइक शॉर्ट टर्म है, टाइम लिमिट कितना होता है और इसकी अमाउंट कितनी रहती है। तो इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ट्रैवल इंश्योरेंस, क्योंकि ट्रैवल तो हम करते ही रहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं ट्रैवलिंग तो हो ही जाती है ना। तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस को लेना। नेक्स्ट इज सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस क्या कहता है कि जब गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो हम कह सकते हैं निचले स्तर के लोग होते हैं, उनको ऊपर लाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब कोई फाइनेंशियल हेल्प की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोवाइड सोशल इंश्योरेंस टू द मास मतलब बहुत सारी ह्यूज पब्लिक को क्या करते हैं, गवर्नमेंट कुछ सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है पेंशन प्लान। पेंशन प्लान क्या होता है? ओल्ड एज पेंशन जिसे हम बोलते हैं, कि जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है, तो वो क्या है? एक सोशल इंश्योरेंस है, जो कि फ्री फंड में क्या है, जो लोग हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनको क्या मिलती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। सेकंड आता है डिसेबिलिटी बेनिफिट एंड इंश्योरेंस। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं, लाइक कोई चल नहीं सकता, ब्लाइंडनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो डिसेबल है, तो उस डिसेबिलिटी के वक्त भी क्या है, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोशल इंश्योरेंस। थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपने सुना होगा, जो बेरोजगारी भत्ता होता है वो भी दिया जाता है उन लोगों को जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो वहां पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो उसे भी क्या बोलते हैं हम? सोशल इंश्योरेंस का नाम दिया जाता है इन तीनों चीजों को। और ये फंड कहाँ से निकाले जाते हैं? टैक्सेस से निकाले जाते हैं। जो भी टैक्स जो लोग देते हैं, जो भी रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो टैक्स पे करते हैं, तो उसी टैक्स का कुछ पार्ट क्या है, इन्हीं वर्किंग में ला दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सोशल इंश्योरेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस।
प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी या इमूवेबल स्ट्रक्चर, इमूवेबल मतलब एक ऐसी कोई चीज जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम इंश्योर्ड करवा सकते हैं, जिसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं थ्रू द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्लान। अब ये प्लेस कैसा हो सकता है, जो भी प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंशियल प्लेस भी हो सकता है, वो कमर्शियल प्लेस भी हो सकता है। रेजिडेंशियल मतलब लोग जहां पर रह रहे हैं, एक फैमिली रह रही है, दैट इज वो भी प्रॉपर्टी हो सकती है, और किसी का वहां पर बिजनेस है, ऑफिस है, तो उसको भी हम क्या है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वहां पर भी करवा सकते हैं। इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज सेफ गार्ड द कंटेंट इनसाइड द प्रॉपर्टी, कहते हैं कि प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस तो हो ही जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं, कोई फर्नीचर पड़ा है, कोई भी चीज अंदर पड़ी है, जितने भी कंटेंट इनसाइड द प्रॉपर्टी पड़े हैं, तो उसकी भी सेफ गार्ड, उसकी भी प्रोटेक्शन कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है, अगर हमने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब जो ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, ये 4 टाइप का होता है, 4 टाइप। द फर्स्ट इज द होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस क्या कहता है, एक ऐसा इंश्योरेंस जो घर पे लिया गया है। सेकेंड, शॉप इंश्योरेंस, दुकान का इंश्योरेंस लेना, ऑफिस का इंश्योरेंस लेना, या बिल्डिंग इंश्योरेंस लेना। अब देखो, होम और बिल्डिंग में क्या फर्क होता है। होम का मतलब होता है कि सिर्फ जो बेस है ना, जो हमारे घर का बेस होता है, उसे हम होम बोलते हैं, लेकिन उसी होम में 3-4 फ्लैट हो, 5-7 फ्लैट हो, तो वो बन जाती है बिल्डिंग। तो उस पूरी की पूरी बिल्डिंग का इंश्योरेंस लेना वो बिल्डिंग इंश्योरेंस में आ जाएगा, लेकिन किसी एक फ्लैट का या किसी डाउन फ्लोर का इंश्योरेंस लेना, दैट इज होम इंश्योरेंस। ठीक है। अब जो इंश्योरेंस लिया जाएगा वो किस किस चीजों के अगेंस्ट होगा, तो वो प्रोटेक्शन करता है किससे, फायर से, आग लग जाए तो भी इंश्योरेंस मिलेगा, कहां पर, प्रॉपर्टी में आग लगनी चाहिए। ठीक है, फायर होगी, थेफ्ट चोरी हो जाए, बलगरीज हो जाए, फ्लड हो जाए, नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर कुछ भी हो जाए, तो उस केस में क्या है, आपको प्रोटेक्शन मिलती है। अब देखो, यहाँ पर 3 टर्म्स होती हैं जिसको मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगी। फर्स्ट इज थेफ्ट, सेकंड इज रोबरी, थर्ड इज बल्गरी। थेफ्ट क्या होता है कि जहां पर आपने किसी भी जगह पर छुपकर चोरी की है, हाइड होकर, छुपकर, किसी को पता नहीं लगा आपने चोरी की है, बाद में पता चला कि यहाँ पर तो चोरी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं थेफ्ट। सेकेंड होती है रोबरी। रोबरी क्या होती है कि जहां पर आप किसी सामने वाले बंदे को डरा धमका कर आप चोरी करते हो, कि आपको किसी ने देख लिया, आपने उसको डराया कि भाई मैं तेरे को मार दूंगा अगर तूने अपने मुंह से कुछ निकाला, तो वो होती है रोबरी। थर्ड होती है बर्गलीज। बर्गलीज क्या होती है कि जहां पर आपने क्या किया, किसी पर्सन को डरा धमका भी रहे हो, प्लस आपने किसी का मर्डर भी कर दिया, तो उस केस में आपने चोरी भी की, मर्डर भी किया, आप किसी ने डराया धमकाया भी आपने किसी को, तो उसको हम बोलते हैं बर्गलीज। तो यहाँ पर थेफ्ट, रॉबरी एंड बर्गलीज तीनों ही अलग अलग टर्म्स है, कई बार इसको हम सेम टर्म्स मान लेते हैं, तो ये सेम नहीं है। तो थेफ्ट एंड बर्गरी यहाँ पे लिखा गया है, रॉबरी भी यहाँ पर हो सकती है अगर प्रॉपर्टी में यहाँ पर कोई भी रॉबरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चीज हो जाए, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे मैन मेड डिजास्टर हो, तो किसी भी सिचुएशन में अगर प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस करवा रखा है, तो प्रॉपर्टी पे कोई भी अगर लॉस होता है, कोई भी सिचुएशन अराइज होती है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, कंपनसेशन पे करेगी। ये था हमारा जर्नल इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ जर्नल इंश्योरेंस। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन द लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो हमने दोनों को ही एक बार डिफरेंटली पढ़ लिया है, टाइप्स पढ़ लिए हैं दोनों के, लेकिन उनका डिफरेंस कुछ अलग चीजें दिखाता है, कुछ अलग पॉइंट्स हैं उसमें, तो वो भी आप जरूर देखें, जिससे ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी वेरी केयरफुली।